नमस्कार भारत, मैं अशोक मौर्य अखंड भारत मेरे यूट्यूब चैनल से। और अभी मैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, किसानों के बीच में हूँ। बाहर बारिश हो रही है और तिरपाल के नीचे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ किसान लोग मेरे साथ हैं जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। करीबन 40 से 45 दिन हो चुके हैं, 60 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार जो है तारीख पर तारीख दिए जा रही है। देखिए, सरकार का काम है अपना बचाव करना और किसान को मारना। तारीख कितनी देती है इसको भी हम देखते हैं, कितनी इंतहा कर सकती है। हम उससे नहीं डरते। आज वार्ता चल रही है, देखते हैं आज वार्ता में क्या होगा। उसके आगे की रणनीति बन चुकी है। 26 जनवरी तक का प्रोग्राम सारा बन चुका है, वो आप लोगों के पास भी आ चुका है। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। हम तो घर से फालतू हो गए, बिल्कुल फ्री आया इस टाइम। गेहूँ बो दिए हैं और आराम से बैठे हैं, देखते हैं कब तक सरकार मानती है। नहीं तो ये शहादतें कब तो होंगी इस तरीके से? कोई रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना इसका। अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो ऐसे तो बहुत लोग शहीद हो जाएंगे। देखिए, शहादत तो पहले से होती आई है हम लोगों की, क्योंकि किसान की शहादत ये लेना चाहते हैं। हम भी देखते हैं और कब तक ये हमारे धैर्य का वो लेते हैं परिचय। और शहादत हर 16 घंटे का एवरेज आ रहा है, हमारे किसान शहीद हो रहे हैं। 60 शहादत हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री महोदय के हाथ को लकवा मार चुका है, मुंह में दही जम चुकी है, जो हमारे किसान के लिए एक शब्द नहीं निकला। और एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाती है, सारा सरकार ट्वीट पे ट्विटर उसकी कुशल से पूछने के लिए लग जाती है। लेकिन किसान को ये पता नहीं क्या मानते हैं। जब अभी इनसे भी इसका भी हिसाब लिया जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा पता चलेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा पता चलेगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो हमारे इरादे बुलंद हैं ना। अब हम रुकेंगे जब तक बड़ों का आदेश है। बैठे हैं, जिस दिन बड़ों का आदेश आएगा सीधे संसद पर मिलेंगे। आप लोग भी आना, आपको भी पूर्ण निमंत्रण है पत्रकार महोदय, आइएगा। जब से सरकार आई है लगातार आंदोलन पे आंदोलन हुए हैं। आप लोग मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। क्या कभी 70 सालों में ऐसा कभी पहले हुआ है? भाई मेरी 50 साल की उम्र हो गई है। सो पकड़ लीजिए। हमने अपनी लाइफ में तो कभी देखा नहीं। अब अभी आपने बात करी थी किसानों की शहादतों वाली। अब पता नहीं शहादतें लेने का सरकार का टारगेट कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कोई परवाह नहीं। अगर शहादत लेने का सरकार का टारगेट बड़ा है तो इधर शहीद होने वालों की भी कतार बहुत लंबी है। आपने देखा होगा कई बार अचानक छोटी मोटी बारिश होती है, गांव में पानी भरता है, तो हमारे मंत्री लोग ड्रामा करते हैं जी, हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे कर रहे मंत्री जी। मोदी जी आ जाओ, कर लो हवाई सर्वे, देख लो पूरे देश भर के किसानों का बाढ़ आ गया दिल्ली के चारों तरफ। इस किसान सैलाब में आपकी दिल्ली डूब रही है, आ जाओ देख लो, कर लो हवाई सर्वे। ये किसान कुंभ है, और कुंभ तो 6 साल में और 12 साल में आते हैं। तो मैं तो इसे किसान कुंभ समझ रहा हूँ और अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि इस किसान कुंभ के दर्शन करने का अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मोदी जी आ जाओ, एक बार आसमान से घूमकर ही किसान कुंभ के दर्शन कर लो। और बाकी नीतियाँ तो आपकी गलत है, कहने का फ़ायदा ही कोई नहीं। हम लोगों को लगभग 100 दिन पूरे होने वाले हैं आपकी नीतियों का विरोध करते हुए। तो नीतियों का तो बार बार बखान करने की ज़रूरत नहीं। अब तो आपकी नीतियाँ जग जाहिर हैं कि आप किसान विरोधी हैं, किसान को बिल्कुल मारने पर, बर्बाद करने पर तुले हैं। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिनों से 100 दिनों से यही कहते चले आ रहे हैं। 1.25 महीना इस बॉर्डर पर बैठे भी होगा है, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सब जानते ही हैं। धन्यवाद। अगर आज भी कोई फैसला नहीं आता तो क्या किसान बैरिकेड तोड़ेगा? नहीं, अभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अभी बड़े हाई कमान ऑर्डर करेगा। अगर हाई कमान ने अभी कर दिया ऑर्डर, वहाँ से निकलते ही ऑर्डर करने वाले हैं वो, जो ऑर्डर उनका आएगा वो मानेंगे। अगर वो कहेंगे बैरिकेड तोड़ो, बैरिकेड तोड़ेंगे। वो कहेंगे यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने कह दिया संसद पे जाना है, संसद पे जाएंगे।
उन्होंने कह दिया घर जाना है तो घर जाएंगे। ये हमारे बड़ों का आदेश मानते हैं हम लोग, हम उनके आदेश पे चलते हैं। हमारे संस्कार हैं कि अपने बड़ों का आदेश माने। नहीं तो बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो मतलब तो लोकतंत्र का अपमान हुआ, क्योंकि क्या करना बैरिकेडिंग क्योंकि तोड़ के? दूसरी तरफ भी हमारे ही लोग खड़े हुए हैं। नहीं, लोकतंत्र क्या होता है पत्रकार महोदय, आप बताइए लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है जनतंत्र, जनता का सरकार, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता के द्वारा हो गया। जनता के द्वारा कहाँ? जनता सड़कों पे पड़ी है। पहले राजा महाराजा होते थे, अगर जनता को कोई दिक्कत होती थी तो राजा का घंटा बजता था, तुरंत दरबार लगता था, उसकी समस्या का समाधान होता था। और आज यहाँ पे पहले 2 महीने पंजाब में रहे किसान, किसी ने नहीं सुनी। वहाँ से जब नहीं मानी तो दिल्ली के दरबार पर आ गए। दिल्ली में आए तो यहाँ भी आज हमें 39 दिन हो गए और राजा का पता नहीं है। हम इधर रहते हैं, राजा की तरफ चलते हैं और राजा बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? इनको हम वही बुलेट ट्रेन वाली, हम भी बैठना चाहते हैं उस बुलेट ट्रेन में। हम भी देखते हैं राजा की कुर्सी कैसी है, हम भी देखना चाहते हैं दिल्ली कैसी है। हमें तो अभी पता चला दिल्ली इतनी सुंदर है कि ये नेता दिल्ली छोड़ना ही नहीं चाहते, बॉर्डर पे आना ही नहीं चाहते। तो अब हम भी देखेंगे। और ये सुन लीजिए, ये बार बार किसानों से ये सब सवाल करना बंद कर दीजिए पत्रकार महोदय कि आज क्या होगा, अगर सरकार नहीं मानी तो क्या होगा। अरे ये पूछो कि किसान नहीं माना तो सरकार क्या करेगी। अब किसान नहीं मानेगा, सरकार बताएगी क्या करना। जिंदाबाद। किसान तो किसान अभी शांति से बैठा है और इस शांति का, हमारी शांति का परिचय ना ले ये सरकार, वरना इसके लिए तो हम बहुत कुछ करने के लिए बैठे हैं। मत छेड़ो किसानों को, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, इसलिए मैं पद को नहीं कहता हूँ। मत छेड़ो किसानों को रंगा बिल्ला, मत छेड़ो, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेगा इस बार किसान कि पढ़ना मुश्किल होगा। ये लिख ले सरकार कि अब इतिहास लिख के जाएंगे। और मैं किसान यूनियन का वो सिपाही हूँ जिसने 1987 में 27 दिन मेरठ में आंदोलन किया। मैं वो सिपाही हूँ 1988 में वोट क्लब पे 7 दिन आंदोलन किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि तीसरा आंदोलन देखने के लिए मैं जीवित हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस आंदोलन के बाद मुझे देखने को ना मिले, इसी आंदोलन में मेरी शहादत हो जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। कि मैं, मरना सबको एक दिन है, घर मरेंगे कुछ नहीं पूछेंगे, कम से कम लड़के मरेंगे तो अपने किसान के लिए मरेंगे। और जिस दिन मरूंगा अगर किसान के लिए मरा तो मेरे माथे पे किसान लिखा हुआ होना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पर आज उसी पत्रकारिता पर सवाल उठ रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ होना चाहिए था वो एसी रूम में बैठ के अफवाहें फैलाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ 4 स्तंभ थे इस राजतंत्र को चलाने के लिए। 4 तंत्र में अब एक भी तंत्र नहीं बचा है। कुर्सी के चारों पैर टूट चुके हैं। पत्रकारिता छोड़ दीजिए, न्यायपालिका भी खराब हो गई है, वो भी खराब हो गई है। पत्रकारिता तो अब ऐसी हो गई है, शब्द यूज कर रहा हूँ, माफ करना मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पर आज शब्द यूज कर रहा हूँ। पत्रकारिता क्या हो गई है, एक वैश्या से भी गिरा हुआ उसका चरित्र हो गया है पत्रकारिता का। कम से कम वैश्या भी देखती है, नटनी हमारे यहाँ कहते हैं, नटनी भी 7 घर छोड़ करके देखती है। और ये उसी किसान का खाते हैं, उसी किसान से वोट लेते हैं और छुरी भी उसी किसान की गर्दन पर चला रहे हैं। तो इनको क्या शब्द यूज करें ये आप देखें। पत्रकारिता इस देश में नहीं रही है, पत्रकारिता गुलाम हो गई है, राजनेताओं की दलाली करती है। और जिस किसान का खाते हैं उसी किसान को वहाँ बैठ के अपने उसमें गाली देते हैं, ऐसे पत्रकार हैं। क्यों? ये पत्रकारिता का अपमान है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि चारों स्तंभ टूट चुके हैं। ईश्वर ही है जो इस देश को चला रहा है, बाकी तो सब वे बैठे हैं दल्ले। मोदी जी और अमित शाह तो कहते हैं कि इस देश को हम
फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे। कहाँ तक सहमति है हिंदू राष्ट्र से? क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं कि वो लोग गलत हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, ये पत्रकार जो आजकल के 3-4 चैनल हैं विशेष करके, उनका काम ही यही सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा के डिबेट कराना, इसके अलावा वो कुछ नहीं है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि हम सब लोग साथ में रहें, अच्छे से रहें, कुछ रहें। और रहा जैसे कुछ मीडिया है जो इनके प्लेटफॉर्म पे है, जो बड़े न्यूज़ के चैनल हैं, अभी जो घोटाले हुए थे, यस बैंक का जो घोटाला हुआ था काफ़ी करोड़ का, इसमें यस बैंक दिवालिया होने का है, उसमें एक कंपनी ऐसी भी थी जिसने यस बैंक से 5,000 करोड़ रुपए लिए थे। और वो कंपनी कौन सी थी? एसएल ग्रुप की कंपनी किसकी है? जी मालिक के जो नेटवर्क है उनकी कंपनी है वो। पर उनका तो कहना है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो देश तरक्की करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये थोड़ी ना आप किसान को एकदम धकेल दो और सीधे उनके 2-3 लोग हैं कॉर्पोरेट लोग, उनके साथ में हो जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्राइवेटाइजेशन पूरा अच्छी बात है, लेकिन ये किसानों को रोक के प्राइवेटाइजेशन करने का क्या मतलब है आपका? अगर प्राइवेटाइजेशन से देश चलता तो ये संसद प्राइवेट क्यों नहीं कर देते? ये क्यों नेता हराम का खा रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसे से इतनी तनख्वाह ले रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय किसी सांसद या किसी विधायक को तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज इनके कौन सी गरीबी आ गई? 1-1 हज़ार करोड़ के 5-5 हज़ार करोड़ के सांसद और विधायक मालिक बने बैठे हैं, फिर भी उन्हें तनख्वाह चाहिए, फिर भी उन्हें गाड़ी चाहिए। और पता है पत्रकार महोदय, एक सांसद 52,000 यूनिट बिजली की फ्री लेता है साल में। और कौन कहता है मोदी बेईमान नहीं है? मैं चैलेंज करता हूँ, मोदी बेईमान है। क्यों कि आप भी फ़ोन चलाते हैं, मैं भी फ़ोन चलाता हूँ। एक फ़ोन के बिल का 3 महीने का 600 रुपये में रिचार्ज होता है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल होती हैं। और ये सांसद 15,000 रुपये पर मंथ लेते हैं हमारे पैसे से, तो उसमें मोदी जी भी लेते हैं। तो ये बेईमानी हुई या नहीं हुई? ये जवाब दे, मोदी जी ने लिया या नहीं लिया? ये बेईमानी है और अडानी अंबानी के चौकीदार हैं। अगर चौकीदार नहीं है तो कौन सी आफत आ गई थी कि अडानी के पोता हुआ और झुंझुना लेके देश का चौकीदार पहुंच गया है। और इतना देश का 30 लाख किसान सारे बॉर्डर पे पड़ा है और उनके लिए 60 शहादत हो गई और एक को भी उसने आज तक ट्वीट नहीं किया। क्या कारण है? ये होता है मालिक में और नौकर में फ़र्क। और दूसरी चीज़, जियो का बहिष्कार किसान ने किया। हमारी मर्जी है कि हम सेव खाएं या पपीता खाएं, लेकिन हमने जियो का बहिष्कार किया। मोदी जी को मिर्ची लगी और फिर जब हमने बहिष्कार किया, पंजाब में टावर टूटे, वो किसान ने नहीं तोड़े, ये राजनीतिक स्टंट था। वहाँ भी आरएसएस वालों ने टावर तोड़े और किसान को बदनाम किया। और जैसे ही उसकी संपत्ति, मैं कहता हूँ मालिक कौन है? मालिक है अडानी अंबानी। जैसे ही मालिक की संपत्ति पे आघात हुआ, चौकीदार तुरंत आके टीवी पे बोलता है और एक उद्योगपति की संपत्ति को देश की संपत्ति बताते हैं। और जब हमारे किसान इसी चौकीदार से मिलने के लिए पंजाब से चले थे और वहाँ पे जो हाईवे है वो 10-10 फुट गहरा खुदवा दिया था, वो पाकिस्तान का हाईवे था, वो थी असली राष्ट्र की संपत्ति। सबसे पहला मुकदमा अगर होगा तो वो उस खट्टर पर होगा जिसने वे हाईवे खुदवाए थे, वो है राष्ट्र की संपत्ति। तो ये है गुलामियत की सरकार, अडानी अंबानी की गुलाम, और ये चौकीदार अडानी अंबानी का है। और हमने कहा था कि एक राजा की जान तोते में होती, तोते की गर्दन मरोड़िए राजा बिलबिलाएगा। और देश की जनता ने जैसे ही तोते की नाड़ मोड़ी, तुरंत एकदम राजा बिलबिलाया और तुरंत आ गया बोलने के लिए। तो अभी तो थोड़ी सी मरोड़ी है, जिस दिन आदेश हो जाएगा गर्दन तोड़ेगा ये किसान, ये वो किसान है। अच्छा, किसान सड़क पे क्यों आया हुआ है? हाँ जी किसान सड़क पे क्यों आया हुआ है? साहब, किसान सड़क पर इसलिए आया है कि आप जी ने वो गांधी जी के 3 बंदरों वाली मूर्ति देखी कभी क्या? तो आपकी सरकार गांधी जी के 3 बंदरों वाली मूर्ति की तर्ज पर चल रही है। गूंगी, बहरी और अंधी। ना किसान का दर्द देखना है, ना उसका दर्द सुनना है, और ना देश के हालात पर किसान के दर्द पर कुछ बोलना है। तो आप पूछ रहे किसान सड़कों पर क्यों आया?
आप पूछ रहे क्यों आया? सरकार कह रही है कि जो राजनीतिक दलों का बहकाया हुआ है। तो मैं आप जी के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी किसान बहकाया हुआ नहीं है। अभी तो मान गए, अब तो वो किसान कहने लगे हैं, सुन छोड़ दिया लीजिए ना उन्होंने। मेरी बात। तो मोदी जी कहते थे किसान बहकाया हुआ है। बहकाया हुआ नहीं, किसान सरकार का सताया हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे कि किसान नए बिलों पर भरोसा कर लेते 1 साल। राजनाथ जी भी कह रहे थे कि 1 साल इंतजार कर लेते, अगर खामियां किसानों की समझ में आ जाती, नुकसान होता तो 1 साल बाद भी विरोध प्रदर्शन हो सकते थे। हमने 1 साल नहीं, हमने आपकी नीतियों का 6 साल इंतजार किया। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि किसान हितों को ध्यान में रखेगी सरकार। सारी बातें छोड़ दीजिए, एक मुद्दे पर आ जाइए। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि गन्ना किसानों को सरकार 14 दिन के अंदर भुगतान देगी, अन्यथा की हालत में ब्याज देगी। हमने 6 साल इंतजार कर लिया, ना तो आपने 6 साल हमें नकद भुगतान दिया और ना ही 6 साल के ब्याज का हिसाब दिया। अब आप नई गेम खेल रहे हैं कि जो हमारा इस साल किसान भाई गन्ना बेच रहे हैं, जो चीनी मिल पर हमारी सप्लाई टिकट पर हम लोग गन्ना सप्लाई करते हैं, तो जो बदले में पर्ची मिलती है उस पर रेट नहीं लिखा जाता, रेट वाला कॉलम खाली छोड़ा जाता है। हम तो आपके संकल्प पत्र के आधार पर गन्ना लगाना शुरू किया था। पहले किसानों ने गन्ना बंद कर दिया था, खास करके यूपी के किसानों ने। तो आपने संकल्प पत्र पर घोषणा की थी कि किसानों को 14 दिन में। आप सारी बातें छोड़ दीजिए, आप भुगतान वाली बात पर आ जाइए। इससे बड़ा फ्रॉड और क्या करेंगे? तो जब हम संकल्प पत्र पर भरोसा करके धोखा खा चुके हैं, तो इन आपके काले कानूनों पर भरोसा कैसे कर रहे हैं? पत्रकार कई बार लोग किसानों से पूछते हैं भी ये काले बिल क्या है, तो जब सरकार ने किसानों को परिभाषा बताई ही नहीं, किसानों से कोई बात ही करी नहीं, बिना पूछे लगा दिया, तो किसान आपको क्या परिभाषा बता पाएंगे? धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है कि नहीं है, सबसे है ये सवाल। लोकतंत्र छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के लिए खतरा है ये सरकार, क्योंकि इनका काम है, इन्होंने 6 साल 7 साल जो सरकार चली है, इनकी ने पढ़ाई की है हिंदू मुस्लिम, और पेपर में आ गया किसान, तो ये तो फेल होने ही होने हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जी का एक शब्द बता दीजिए। देखिए, दुनिया में 2 सबसे बड़े झूठे पैदा हुए हैं। एक हुआ है ट्रम्प, जो दिन में 27 झूठ बोलता है, उसको अमेरिका ने भगा दिया है, और उन्हीं के दोस्त हैं मोदी जी, जो उनसे सीख गए हैं, संगत का असर आ गया है। ये दिन में 23 झूठ बोलते हैं, तो कैसे विश्वास कर लें? यही प्रधानमंत्री महोदय हैं, जब सांसद बने थे और पहली बार संसद गए थे, इन्होंने संसद के उस पर माथा रखा था पहली बार, और कहा था कि मैं इस संसद को 1 साल में अपराधी मुक्त कर दूंगा। और आज देखिए, जो एक आध अपराधी बचा था वो भी संसद में पहुंचा दिया है। तो कैसे विश्वास कर लें? इन्होंने कहा था 50 दिन में नोटबंदी से हमें इतना फ़ायदा हो गया, जीएसटी से इतना फ़ायदा हो गया। अरे, नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, जीएसटी से फ़ायदा हुआ, सारी इंडस्ट्री बेच दी आपने, रेलवे प्राइवेट में बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिए, ओएनजीसी आपने बेच दी। जो ओएनजीसी वो चीज़ है जो भारत के 7 रत्नों में से एक थी। एलआईसी आपने बेच दी, क्या चीज़ छोड़ी है? हर चीज़ तो आपने बेच दी। तो फिर ये जितना रुपया बचा था, उससे जीएसटी से बचा, नोटबंदी से काला धन आया, वो कहाँ गया? और एक चीज़ और है, हमारे देश ने कई युद्ध लड़े, पाकिस्तान से लड़े, चीन से लड़े, और जो हमारे रिजर्व बैंक में हमारा रिजर्व पैसा रहता था, वो हमेशा आपात स्थिति के लिए रहता था। आपात स्थिति कौन सी होती है? जैसा इस बार कोरोना आया, उस पैसे को भी लेके ये पहले खा गए। कई गवर्नरों ने देने से मना किया तो उनके रिजाइन ले लिए गए। और जब ये नोट छपा, देखिए, कहते हैं काला धन ख़त्म कर दिया मैंने। इन्होंने क्या किया? पहले 1000 का और 500 का नोट था, उसे रखने के लिए मुझे 2 अलमारी की आवश्यकता पड़ती थी। इन्होंने कहा कि नहीं, काला धन ख़त्म करो और सीधा 2000 का नोट करो, 2 अलमारी में नहीं, एक में ही आ जाएगा सारा। ये इन्होंने किया है। इन्होंने काला धन सफ़ेद किया है अंबानी और अडानी का। इन्होंने देश का सारा पैसा, आज एक चीज़ और बता देता हूँ, पढ़े लिखे लड़के खड़े हैं, सब गूगल कर लेना। जब से मोदी सरकार बनी है और आज तक देश के अंदर जितने भी बड़े कॉन्टैक्ट हैं, उसमें से 95% कॉन्टैक्ट केवल अडानी और अंबानी को दिए गए हैं, और उन चीज़ों के दिए गए हैं जिनका इनकी कंपनियों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा क्या आफत आ गई? सिर्फ इन्हीं को देना है।
और एक चीज़ और बता देता हूँ, कोरोना काल की, अंबानी ने प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया 500 करोड़, तो उसकी वाइफ से ऐसे हाथ पकड़ रहा है जैसे किसी यार का हाथ पकड़ के मिलता हो। तो हाथ पकड़ने की तो है? सजा भुगत रहे हो और तुम लोग। दूसरी चीज, हमारे रतन टाटा ने 1500 करोड़ दिए, इनके मुंह से धन्यवाद शब्द नहीं निकला। तो ये है गुलामियत की सरकार। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, किसानों के अंदर रोष है सरकार को लेके, पर आम आदमी के साथ इनका कोई भी रोष नहीं है, ना कोई रास्ते बंद है, ना यहाँ पर किसी के लिए कोई दिक्कत है। कोई भी मीडिया चैनल यहाँ आ सकता है। जो अफवाहें फैलाई जा रही है नेशनल मीडिया के द्वारा, वो पूर्णतः गलत हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम अपने लिए लड़ती नहीं है, उसके आने वाली नस्लें जो होती हैं वो गुलाम हो जाती हैं। और ये लोग जो यहाँ रोडों पे हैं, वो उसी नस्ल को बचाने के लिए यहाँ पे हैं। धन्यवाद।